28 नवंबर को बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। तो इसमें जो है सभी आपके प्रश्न शामिल किए गए हैं, ईबीएस वाले प्रश्न भी जो है इसमें शामिल हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर के अनुसार यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ईबीएस वाला प्रश्न भी इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पेपर में सबसे पहले यहाँ पे ऊपर रोल नंबर आपको एक एक अंक करके भरना है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे भरा हुआ है आपके एडमिट कार्ड पे जो है लिखा होगा, और यहाँ पे जो है अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करना है। आपको जो है 2 घंटे का टाइम मिलेगा और इसमें जो है 100 अंक प्राप्त करने होंगे आपको लगभग जो है। अगर आपका स्कोर जो है 85 प्लस रहता है तो 100% जो है आप सिलेक्शन पा जाएंगे इसमें जो है। और यहाँ पे जो आंसर आपका सही होगा कुछ इस प्रकार यहाँ पे पेंट करना होगा आपके आंसर शीट में। तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं, मानसिक योग्यता परीक्षण का पहला भाग। तो यहाँ पे पहला भाग है, इसमें आपको जो है कह रहा है कि इस चित्र की यानी ये जो प्रश्न चित्र है इसको जो है पूर्ण करना है। पूर्ण करने के बाद इसमें कौन सी आकृति यहाँ पे भरी जाएगी। तो इसका जो है सबसे अच्छा जो तरीका है, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे एक जैसा आकृति सभी में बना हुआ है, तो इस आकृति को आपको पूर्ण कर लेना है जितने आसानी से यहाँ पे जल्दी से जल्दी पूर्ण कर पाएँ। पूर्ण करने के बाद यहाँ पे देखेंगे ये एक लाइन हो जाएगी, फिर इसके बाद यहाँ पे ये दूसरी लाइन हो जाएगी इस प्रकार, फिर यहाँ पे जो है तीसरी लाइन ये हो जाएगी, और इसको लेके जो है यहाँ पे 4 लाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार की आकृति इसमें कहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार की आकृति जो है इसमें बी वाले ऑप्शन में बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है इस तरह का पेंट है ऊपर की ओर ही होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे ऊपर की ओर है और दाहिनी साइड पे ही होना चाहिए, और इसमें 1 2 3 ही लाइन यहाँ पे है, और इसको लेके जो है 4 लाइन है, और बाकी में देखेंगे 1 2 3 4 ज़्यादा हो रहा है, ये गलत हो जाएगा, इसमें पेंट ही नहीं है, इसमें है तो 1 2 ही लाइन है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है कि यहाँ पे जो है बताना है कौन सी आकृति भरी जाएगी। तो देखेंगे सभी में एक ही प्रकार के यहाँ पे इस तरह के बन रहे हैं, तो ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पे आपको भी बना लेना है। तो इस प्रकार की आकृति यहाँ पे बनेगी, और यहाँ पे देखेंगे इस कोने पे भी बिल्कुल ऐसे यहाँ पे लाइन खींची होनी चाहिए। लाइन खींची होने के बाद यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार इस कोने पे जो है आकृति बनी होनी चाहिए। तो इस तरह की आकृति इनमें कहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार की आकृति जो है आपको सी वाले में देखने को मिल रहा है, बिल्कुल ऐसी ही आकृति होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला भाग ऊपर है और ये वाला भाग यहाँ पे नीचे है, और यहाँ पे लाइन भी है, तो इसलिए यहाँ पे सी वाला इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी में यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे होंगे क्योंकि इसकी दिशा यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे, इस कोने पे है कि इस कोने पे है। तो यहाँ पे देखेंगे बाएं कोने पे है तो बाएं कोने पे ही होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, आसानी से आ जाएगा आपको। सी इसका जो है इसलिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न संख्या यहाँ पे 3 है, इसमें आपको कह रहा है कि इसमें कौन सी आकृति भरी जाएगी इसके अनुसार। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे आकृति सभी में बना हुआ है उसी तरह जो है आपको इसमें भी बना लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसके कोने से यहाँ पे मिल रहा है, मिलने के बाद यहाँ पे देखेंगे ये बगल में जो है कुछ इस प्रकार की यहाँ पे आकृति बनी हुई है, तो इसको भी आपको बना लेना है। तो यहाँ पे इस प्रकार की आकृति कहाँ पे है, और इसकी जो है दाहिनी साइड में होना चाहिए। तो दाहिनी साइड में कहाँ पे, ये ऊपर की ओर ये भी बना है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे नीचे यहाँ पे गोला खींचा गया, इसलिए ये गलत। इसकी साइड यहाँ पे इस तरफ है तो ये गलत हो जाएगा, इस साइड है लेकिन नीचे है तो ये भी गलत। यहाँ पे डी वाले में देखेंगे बिल्कुल ऐसी ही आकृति है, तो डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे इस प्रकार की आकृति यहाँ पे बनी हुई है बगल बगल में, तो बगल वाली आकृति पहले आपको बना लेना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार की आकृति नीचे यहाँ पे बना देना है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार की आकृति कहाँ पे इसमें बना हुआ है, तो इस तरह की आकृति जो है इसमें आपको डी वाले में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये वाला भाग नीचे बना हुआ है और ये वाला भाग यहाँ पे बगल में बना हुआ है, तो डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे भाग 2 है। भाग 2 में जो है आपके सामने यहाँ पे प्रश्न चित्र दिया गया है। इसमें कह रहा है कि जो बदलाव इसमें किया जा रहा है जिस पैटर्न पे, उसी पैटर्न को आपको जारी रखते हुए अगली आकृति क्या होगी ये बताना है। तो जैसे यहाँ पे 5वें प्रश्न में है कि यहाँ पे देखेंगे एक चित्र बना हुआ है और अगले चित्र में यहाँ पे देखेंगे क्या परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे एक चित्र है, यहाँ तक लाइन खींची है, इसमें एक और लाइन खींच दी गई है, आगे वाले में एक त्रिभुज आ गया है, फिर अगले वाले में एक लाइन खींच दी जाएगी, एक लाइन बढ़ रहा है फिर त्रिभुज बढ़ रहा है, फिर लाइन बढ़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे लाइन बढ़ेगा तो यहाँ पे कौन सा आकृति हो जाएगा, कुछ इस प्रकार की आकृति हो जाएगी। तो यहाँ पे बी वाले में इस प्रकार की आकृति है, तो बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला यहाँ पे 6वें में देखेंगे, यहाँ पे एक गोला बना हुआ है और इसमें जो है 2 लाइनें हैं, एक बिंदु है एक चतुर्भुज है। अगले वाले में ये ऊपर चला गया है एक बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु के बजाय 2 बिंदु हो गए हैं और एक चतुर्भुज। अगले वाले में देखेंगे ये आकृति यहाँ पे आ गई है, 2 बिंदु और यहाँ पे जो है 2 चतुर्भुज हो गए हैं। इसी प्रकार जो है फिर से एक बिंदु बढ़ जाएगा और नीचे वाले में आएगा, तो यहाँ पे जो है किसमें यहाँ पे जो है 2 बिंदु के बाद यहाँ पे 3 बिंदु हो जाने चाहिए, तो 3 बिंदु इसमें कहाँ पे है, तो यहाँ पे जो है देखेंगे ए वाले ऑप्शन में है और यहाँ पे जो है डी वाले ऑप्शन में भी है। तो यहाँ पे देखेंगे इसकी स्थिति यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे किस में आ रहा है, डी वाले में आ रहा है, तो डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे अगला यहाँ पे देखते हैं 7 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे कुछ इस प्रकार की आकृति एक बनी है, दूसरे वाले में 2 बन गया है, तीसरे वाले में 3, तो इसी प्रकार की आकृति इसमें आगे वाले में 4 बन जाएगा। तो 4 किस में बना हुआ है,
तो 1 2 3 और 4 इसमें सी वाले में बना हुआ है, तो सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 8। इसमें देखना है क्या परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे एक तीर है, यहाँ पे इसके पीछे कुछ इस प्रकार का तीर है। अगले वाले में क्या हुआ, ये वाला तीर यहाँ पे आगे वाले में आ गया, ठीक है, एक बढ़ जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे आने के बाद अगले वाले में देखेंगे इसके पीछे वही तीर लगा हुआ है, बाकी दोनों ऐसे ही हैं। अब यहाँ पे जो तीर है ये आगे वाले में आ गया है, अगले वाले में, और इसके पीछे वही तीर, और ये दोनों, फिर ये वाला तीर कहाँ पे आएगा, ऊपर आ जाएगा, इस तरफ आएगा। तो इस तरफ तीर कहाँ पे है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, और इसमें नहीं है, तो ये वाला पहले गलत हो जाएगा। इसमें देखेंगे इसके पीछे तीर होना चाहिए, तो यहाँ पे तीर नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें भी तीर नहीं है, इसलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा। डी वाले में इसके पीछे ये वाला तीर है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यही तीर होना चाहिए। अगला यहाँ पे देखते हैं भाग 3। भाग 3 में यहाँ पे आपके सामने जो है आकृति को पूर्ण करना रहेगा। यहाँ पे आपके सामने एक आकृति बनी है प्रश्न चित्र का, और इसको जो है यहाँ पे बताना है कि कौन सी आकृति इसमें फिट होगी आने के बाद। तो इसको करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि इसको जो है आकृति को ही आप पूर्ण कर लें। तो यहाँ पे पूर्ण करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आप पेंसिल या पेन की सहायता दोनों से कर सकते हैं पेपर में, और पहले यहाँ पे टिक मारना है। तो यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार यहाँ पे आकृति को पूर्ण करना है, और ये फिर अच्छे से यहाँ पे पता चल जाएगा कि इस प्रकार की आकृति यहाँ पे मिला लेना है, कहाँ पे बना हुआ है। तो इस प्रकार की आकृति यहाँ पे किस में बना हुआ है, तो ए वाले में ही बना हुआ है, तो ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह जो है आपको आसानी से पता चल जाएगा। आगे यहाँ पे इसको भी आकृति को पूर्ण कर लेना है। यहाँ पे चतुर्भुज बन रहा है, तो इसको जो है चतुर्भुज के रूप में कर लेना है, और यहाँ पे लाइन खींच लेना है इसके बगल बगल में। और यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार की आकृति इनमें कहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे बी वाले में बन रहा है, तो बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे इसको भी इसी तरह जो है पूर्ण करना है, पूर्ण करेंगे और यहाँ से लाइन खींचेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे इस प्रकार की आकृति जो है कहाँ पे बन रहा है, किस तरह की आकृति, तो बी वाले में, तो बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है। इस गोले को भी आपको कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कैसे आकृति बन रहा है, तो इस प्रकार की आकृति जो है कहाँ पे बन रहा है, तो ऐसी आकृति जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे बी वाले में। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे इस प्रकार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे जो है दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पे बनाना है, कि यहाँ पे जो है आपके सामने एक दर्पण रख दिया गया है और इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो इसका एक तरीका होता है कि ये जो दाहिनी तरफ यानी दाहिनी तरफ वाला भाग होता है बाईं तरफ बन जाता है, बाईं तरफ वाला भाग दाहिनी तरफ। जैसे यहाँ पे आपके सामने एक पेंसिल रखी है, और यहाँ पे अगर इसके सामने एक दर्पण रख दिया जाए तो क्या होगा, तो दर्पण यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में, ये इसका उल्टा बनता है। तो ये वाला भाग किस तरफ बन जाएगा, इस तरफ यहाँ पे बन जाएगा, और ये वाला भाग जो था इस तरफ आ गया। तो इस तरह की आकृति यहाँ पे बनेगी दर्पण में। तो इसी तरह इसमें भी करना है, ये वाला भाग इस तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा, तो यहाँ पे ये वाली लाइन इस तरफ आ जाएगी, तो किस में आई हुई है, बी वाले में, और नीचे वाला भाग इस तरफ बन जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे बी वाला इसका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला 14 नंबर का यहाँ पे प्रश्न है। इसमें आपको बताना है कि इस प्रकार की आकृति जो है यह किस में यहाँ पे बनेगी, किस प्रकार यहाँ पे बनेगा इसमें दर्पण में। तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला भाग इस तरफ आ जाना चाहिए, तो इस तरफ किस में आया हुआ है, और इसमें देखेंगे 2 है, तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह की आकृति ही रहेगी, तो इसी तरह की आकृति इसमें है बी वाले में, और यहाँ पे पीछे लाइन भी है, और यहाँ पे इसके विपरीत है, यानी ये बाईं तरफ बना है तो ये दाहिनी तरफ हो गया है। तो बिल्कुल यहाँ पे बी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है। इसमें आपको जो है देखना है, ये वाला यहाँ पे देखेंगे बाईं तरफ है, तो यहाँ पे दाहिनी तरफ हो जाएगा, दाहिनी तरफ से यहाँ पे होगा, और ये नीचे की ओर ही होना चाहिए, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे ये तो होना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखेंगे किस में है, तो यहाँ पे बी वाले में भी है, डी वाले में भी है, ए वाले में है, लेकिन यहाँ पे बीच में ये भी नहीं है सब में, तो ये वाला चिन्ह यहाँ पे होना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे बी वाला इसका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखेंगे कि यहाँ पे जो है 16 नंबर का प्रश्न है। इसमें आपको कैसे करना है, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका भी जो है टी वाला भाग ये इस तरफ हो जाएगा, तो यहाँ पे टी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको बदलाव करेंगे तब भी ऐसे ही रहेगा, जब हम भी को भी ऐसे करेंगे तो यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा दर्पण में, और टी को इस तरफ लाएंगे तो टी भी ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे इस तरह की आकृति यहाँ पे कहाँ पे बन जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे ए वाले में बना हुआ है, तो ए वाला ही इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये ऊपर की ओर खुला होना चाहिए, तो इसमें केवल ए वाले में ही खुला है। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है 17। प्रश्न संख्या 17 में जो है कह रहा है कि ये यहाँ पे आपके सामने एक प्रश्न चित्र है जो कि यहाँ पे बना हुआ है। इसी को बताना है कि इनमें कहाँ पे जो है छुपा हुआ आकृति में बना हुआ है। तो इसमें छुपी हुई आकृति में कहाँ पे बना हुआ है, तो इसको देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि ये इसके ऊपर आप पेंसिल की सहायता से भी देख सकते हैं। ये ऊपर वाली चुनाई यहाँ पे कहाँ पे इसमें बन रहा है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसमें देखेंगे बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन है, तो यहाँ पे सीधी लाइन यहाँ पे चढ़ा देना है। बगल वाली भी सीधी लाइन है, बिल्कुल यहाँ पे सीधी लाइन है, और लास्ट में ये वाली लाइन भी यहाँ पे बनी हुई है। तो बिल्कुल इस प्रकार की आकृति ही बनी है इसमें बी वाले में, और किसी में बनी हुई है तो नहीं बना हुआ है। तो बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे
18 नंबर के जो है प्रश्न को देखेंगे कहाँ पे इसमें बन रहा है। तो इस प्रकार की आकृति इसमें कहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे जेट की आकृति सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे जेट की आकृति पहले वाले में ही बन जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे ऐसे लाइन, फिर उसके बाद ये तिरछा लाइन, उसके बाद यहाँ पे लाइन और ये ऊपर वाली लाइन यहाँ पे। तो यहाँ पे बिल्कुल ये वाला इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और किसी में नहीं बन रहा है। 19 नंबर के प्रश्न को देखेंगे तो इस प्रकार की आकृति में कहाँ पे बन रही है। तो इस प्रकार की आकृति यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखेंगे एक लाइन ऊपर वाली है, फिर यहाँ पे नीचे, फिर यहाँ पे लाइन खींचेंगे और फिर यहाँ पे नीचे और ये वाली लाइन। तो ये पूरी आकृति यहाँ पे बन जाएगी इस प्रकार। तो बी वाले में यहाँ पे छुपी हुई है। तो 20 का जो है सही उत्तर हो जाएगा। और किसी में बन रहा है नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे 20 वाली आकृति किस में बन रहा है। तो 20 वाली आकृति यहाँ पे आप साधारण तरीके से जान सकते हैं, यहाँ पे बन रहा है बिल्कुल ऐसी ही, इसी के बराबर ही आकृति होनी चाहिए। अगर समान हो तो यहाँ पे ध्यान देना है कि बिल्कुल इसके बराबर आकृति। यहाँ पे लाइन देखेंगे सब बराबर है लगभग, और यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे भी छोटा है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है इस बात को। और यहाँ पे नीचे वाली लाइन भी नहीं कंप्लीट है, यहाँ पे भी नीचे वाली लाइन नहीं कंप्लीट है, तो इसलिए यहाँ पे ये सभी गलत हो जाएंगे। ये वाला ही इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे अनुभाग 2 है। अनुभाग 2 में आपको पर्यावरण से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न आएंगे। तो चलिए देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन का पहला प्रश्न यहाँ पे है 21 नंबर का कि हमारे परिवेश में जल चक्र को जो है संतुलित करने में जो है कौन सा घटक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे है पक्की सड़कें, दूसरा है वन, कंक्रीट की इमारतें या प्लास्टिक का कचरा। तो हमारे परिवेश में जल चक्र को जो है संतुलित करने के लिए वन जो है सबसे महत्वपूर्ण घटक है, जो अपनी भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य के जो है पाचन तंत्र में भोजन का जो है पूर्ण पाचन किस अंग में होता है। तो मनुष्य के पाचन तंत्र में जो है भोजन का पूर्ण पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अमाशय में नहीं होता, ना मुख में होता है और ना ही बड़ी आंत में होता है। छोटी आंत में जो है पाचन जो है भोजन का पूर्ण पाचन होता है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण में वायु प्रदूषण का जो है पता लगाने के लिए कौन सा जो है जीव एक प्राकृतिक सूचक का कार्य करता है। तो कवक नहीं करता है, शैवाल नहीं करता है, लाइकेन जो है करता है। तो पर्यावरण में वायु प्रदूषण का पता लगाने के लिए जो है लाइकेन जो है जीव ये प्राकृतिक सूचक का कार्य करता है। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। मशरूम नहीं करता है। आगे यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में जो है शेरों की कुल संख्या कितनी है। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक यानी स्टेट एम्ब्लेम में जो है शेरों की संख्या है 4। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो है 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है जल द्वारा फैलता है। तो मलेरिया जल द्वारा जो है नहीं फैलता है, हैजा जो है जल द्वारा जो है फैलता है, एनीमिया जो है नहीं फैलता, ना ही अस्थमा फैलता है। 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न संख्या यहाँ पे 26 है कि वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बाढ़ रोकना गलत, जल प्रदूषण बढ़ाना गलत, भू जल स्तर को सुधारना या नदियों का सुखाना। तो वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य है कि भू जल यानी जो भूमि में जल है उसके स्तर को जो है सुधारना है। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जो है पौधे कौन सी गैस जो है ग्रहण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस ग्रहण करते हैं। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ऑक्सीजन को नहीं ग्रहण करते, ना नाइट्रोजन को, ना हाइड्रोजन को। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 28 है कि हमारे शरीर में हड्डियों का ढांचा जो है जो सुरक्षा और आधार प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं। पेशी तंत्र या कंकाल तंत्र या पाचन तंत्र या श्वसन तंत्र। तो इसको जो है कंकाल तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंकाल तंत्र। हड्डियों के ढांचे को क्या कहा जाता है, कंकाल तंत्र कहा जाता है। 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे 29 है कि ओजोन परत के क्षरण यानी ओजोन लेयर डिप्लेशन जो है का मुख्य कारण कौन सी गैस है। तो ओजोन परत के क्षरण का मुख्य जो है कारण ऑक्सीजन नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नाइट्रोजन नहीं है, ना तो मीथेन है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 30 है कि मिट्टी की जो है उर्वरता बढ़ाने के लिए फसलों के हेर फेर यानी क्रॉप रोटेशन में जो है किस प्रकार की फसलें उगाना लाभदायक होता है। केवल गेहूँ या केवल चावल या दलहनी फसलें या कपास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी जो है दलहनी फसलें। मिट्टी की उर्वरता जो है बढ़ाने के लिए फसलों के हेर फेर में जो है दलहनी फसलें उगाना जो है लाभदायक होता है। 31 नंबर का प्रश्न है कि भारत का जो है कौन सा राज्य साक्षरों का राज्य यानी सबसे अधिक साक्षरता दर के रूप में जाना जाता है।
तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य जो है वो जो है यहाँ पे केरल है। केरल जो है सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। बिहार नहीं है, ना तो उत्तर प्रदेश है और ना ही पंजाब है। अगला प्रश्न है 32 नंबर का, जंतुओं में जो है सुपर सेंसेस का एक उदाहरण है जिससे वे अपना भोजन ढूंढते हैं। चींटी का जो है फेरोमोन छोड़ना, या मेढक का जो है पानी में तैरना, या गाय का जो है चारा चरना, या पंछियों का उड़ना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चींटी का जो है फेरोमोन छोड़ना। जंतुओं में जो है सुपर सेंसेस का एक उदाहरण है चींटी का जो है फेरोमोन छोड़ना। अगला प्रश्न है 33 नंबर का, कि पर्वतीय क्षेत्रों में घर की छतों का जो ढलान है वो कैसा होता है? समतल होता है, या ढलवा होता है, या घुमुड़कर होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, ढलवा होता है। कैसा होता है? ढलान की तरह होता है, इस तरह तिरछा। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, या अग्नाशय है, या थायराइड है, या लार ग्रंथि है? ना तो लार ग्रंथि है, ना अग्नाशय है, ना थायराइड है, जो है यकृत है। लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है कि मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? वृक्षारोपण, वृक्ष लगाने से मिट्टी में प्रदूषण होता है, गलत। प्लास्टिक और रासायनिक खाद्य का उपयोग करने से, ये सही है। वर्षा होने से, नहीं। सौर ऊर्जा से, यानी सूर्य की ऊर्जा से, नहीं। तो 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण है प्लास्टिक और रासायनिक खाद का उपयोग। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे 35 तक के प्रश्न थे और उसके बाद जो है आपके सामने यहाँ पे गद्यांश एक आएगा। यहाँ पे एक गद्यांश लिखा है, इसको पढ़ना है और इससे रिलेटेड नीचे यहाँ पे जो प्रश्न है इनके उत्तर देना है। तो चलिए यहाँ पे गद्यांश को पढ़ते हैं पहले। तो पुराने समय में जो है जल की हर बूंद को जो है बचाना एक धर्म माना जाता था। उदयपुर के जो है एक राजा ने राज्य के निवासियों की प्यास बुझाने के लिए सूरज ताल नामक एक विशाल तालाब बनवाया था। ताल का अर्थ होता था कि वह स्थान जहाँ जल प्राकृतिक रूपों से जो है एकत्रित हो सके। इस तालाब का निर्माण लगभग 350 वर्ष पूर्व किया गया था। इसका मुख्य जो है उद्देश्य वर्षा के पानी को जो है व्यर्थ बहने से रोकना और भूजल स्तर को जो है बनाए रखना था। यह तालाब बहुत ही जो है व्यवस्थित ढंग से निर्मित था। इसके चारों ओर पत्थर की मजबूत दीवारें थीं ताकि जो है पानी सुरक्षित रहे। तालाब में जो है जल लाने के लिए दूर पहाड़ियों से जो है छोटी छोटी नहरें खोदी गई थी। तालाब में एक कोने में जो है एक निकास द्वार भी था, जिसके अतिरिक्त जो है पानी खेतों में सिंचाई के लिए चला जाता था। गर्मियों के दिनों में जब नदियाँ सूख जाती थी तब यही तालाब पूरे नगर के लिए जल का एकमात्र स्रोत होता था। यह तालाब जो है आज भी जल प्रबंधन की अद्भुत जो है कला का प्रतीक है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार ताल का क्या अर्थ है? तो ताल का अर्थ है केवल नहर, गलत। पहाड़ की गुफा, वह स्थान जहाँ जल प्राकृतिक रूप से एकत्रित हो सके, या राजा का बगीचा। तो इसका जो सही उत्तर है यहाँ पे देखेंगे तो ताल का जो अर्थ है यहाँ पे वह स्थान जहाँ पे जल प्राकृतिक रूप से जो है एकत्रित हो सके। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। सूरज ताल का निर्माण लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो सूरज जो है ताल का निर्माण लगभग 350 वर्ष पूर्व हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है 350 वर्ष पूर्व यहाँ पे बताया गया है। आगे यहाँ पे जो है 38 नंबर का प्रश्न है कि तालाब में जो है दूर पहाड़ियों से पानी लाने के लिए क्या खोदी गई थी? तो गहरी गुफाएं, गलत। छोटी छोटी जो है नहरें खोदी गई थी। क्या खोदी गई थी? तो जो है छोटी छोटी नहरें। यहाँ पे अभी हमने जो है देखा था कि क्या खोदा गया था, तो छोटी छोटी नहरें खोदी गई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है छोटी छोटी नहरें जो है खोदी गई थी। अगला यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे है कि तालाब का जो है निकास द्वार किस काम आता था? तो तालाब का जो निकास द्वार है पानी को गंदा करने में, गलत। अतिरिक्त पानी को जो है खेतों में सिंचाई के लिए भेजने में, तो ये सही है। दूसरा वाला आया था कि अतिरिक्त पानी को जो है खेतों की सिंचाई के लिए जो है भेजने में, मछलियों को पकड़ने में, गलत। और पानी को रोकने में, गलत। अब यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है कि गर्मियों में जब नदियाँ सूख जाती थी तब जो है जल का मुख्य स्रोत क्या होता था? तो कुआं होता था, गलत। सूरज ताल होता था, बारिश का पानी होता था, या नल होता था? तो इसका जो सही उत्तर है तो इसका एकमात्र जो है प्रबंधन, यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो है नदियाँ जब सूख जाती थी तो तालाब पूरे नगर में जो है जल का एकमात्र स्रोत होता था। इस तालाब को जो है सूरज ताल भी कहते थे। तो यहाँ पे सूरज ताल यहाँ पे आया है, तो इसका जो है बी सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे यहाँ पे अगला भाग 3 है, अंकगणित परीक्षण, और इसका पहला प्रश्न है यानी 41 नंबर है कि एक आयत के सभी अंतः कोणों का योगफल होता है। तो एक आयत के जो है सभी अंतः कोणों का योगफल, यहाँ पे देखेंगे ये एक आयत है, एक कोण इसका जो होता है 90 अंश का होता है और इसके सभी कोण जो है 90 अंश के होते हैं। तो यहाँ पे सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 चौक 36 यानी 360 अंश का हो जाएगा।
360 का इसका जो है यहाँ पे इसमें किस ऑप्शन में आ रहा है, तो ए वाले में आ रहा है। तो 41 का जो है ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है 42 है। अब इसमें कह रहा है कि 115 परिवारों के सर्वे में अंकित किया गया कि प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे हैं। इन आंकड़ों को जो है दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है और दंड ग्राफ से उन परिवारों की संख्या जिनमें कोई बच्चा नहीं है। यहाँ पे देखेंगे कि परिवार में सर्वे का दंड आरेख बनाया गया, परिवारों की संख्या यहाँ पे, और इसमें बताना है कि उनमें उन परिवारों की संख्या बतानी है जिनमें जो है कोई भी बच्चा नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे 115 परिवार के जो है सर्वे का दंड आरेख दिया गया है। तो कुल कितने परिवार हैं, 115 यहाँ पे दिए गए हैं। और इसमें देखेंगे कि 0 बच्चे किसमें हैं, यानी जितने ऐसे परिवार कितने हैं जिसमें 0 बच्चे हैं, यानी एक भी बच्चा नहीं है। तो एक भी बच्चा नहीं है जिसमें, वो कितने परिवार हैं, 20। यहाँ पे परिवारों की संख्या इस तरफ दी गई है। तो यहाँ पे ये 20 परिवार ऐसे हैं जिसमें एक भी बच्चा नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 43 है कि एक संपूर्ण कोण बराबर होता है। तो एक संपूर्ण कोण क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले एक रेखा आपको खींच लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे इसका एक जो है बिंदु और इस तरफ भी एक बिंदु होता है। तो अगर यहाँ से लेके जो है शुरू करें और ये पूरा कोण, ठीक है, ये पूरा कोण यहाँ से लेके यहाँ तक जो है अगर घूमते हैं तो कितने अंश का होता है, 360 अंश का होता है। तो 360 अंश का कोण होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि कितने समकोण होते हैं। तो एक समकोण होता है 90 अंश का। एक समकोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। तो 90 से हम 360 को भाग कर देंगे। तो 360 को हम 90 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 9 से काटेंगे 9 चौक 36। तो 4 समकोण हो जाएंगे। कितने समकोण होंगे, 4 समकोण हो जाएंगे। तो 4 समकोण किस में आ रहा है, डी वाले में। तो डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 43 नंबर का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 44 है। प्रश्न संख्या 44 में एक जो है कह रहा है एक पंचभुज जिसका परिमाप जो है 80 सेंटीमीटर तथा उसकी 4 भुजाओं की लंबाइयों का योगफल जो है 63 सेंटीमीटर है कि 5वीं भुजा की लंबाई बताना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक जो है पंचभुज है, यहाँ पे कोई एक पंचभुज है, यहाँ पे एक समझ लो पंचभुज का यहाँ पे आप निर्माण कर सकते हैं आसानी से। और इसकी 4 भुजाओं का योग दिया गया है। 4 भुजाओं का योग कितना है, तो 4 भुजाओं का योग जो है यहाँ पे 63 सेंटीमीटर दिया गया है। कितने सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर लिख लेंगे। और परिमाप कितना दिया गया है, परिमाप यहाँ पे दिया गया है 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर परिमाप दिया गया है। और यहाँ पे 5वीं भुजा यहाँ पे ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, 5वीं भुजा। तो 5वीं भुजा हमको ज्ञात करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, मान लेंगे कि ये यक्स है। 5वीं भुजा क्या है, यक्स। तो यहाँ पे जो परिमाप होता है, आपको परिमाप अगर नहीं मालूम है तो हम बता देते हैं कि इसके सभी भुजाओं का योग, ठीक है। यहाँ पे इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई और इसके लिए सभी लंबाइयों को जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाता है, वो जो है परिमाप ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ पे 63 है। तो 63 यहाँ पे 4 भुजाओं का योग है। 5वीं भुजा हम यक्स माने हैं, इसको जोड़ लेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, इसके जो है परिमाप के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे यक्स को अकेला रखेंगे और यहाँ पे ये 63 है, इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो 80 में से घट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा, यहाँ से हासिल लेंगे 10, 10 में से 3 चला जाएगा तो 7 बचेगा। और यहाँ पे 7, 7 में से गया तो 1। तो यक्स बराबर जो हो जाएगा 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 5वीं भुजा बराबर हो जाएगी 17 सेंटीमीटर। तो 17 सेंटीमीटर इसमें कहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे देखेंगे 17 सेंटीमीटर जो है डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला यहाँ पे 45 नंबर का प्रश्न है कि एक डिब्बे में जो है 500 अंडे थे, उनका जो है 3/25 भाग जो है टूटा हुआ निकला तथा कुल का जो है 1/5 भाग जो है मेहमानों के लिए रखना है। उपयोग किए जा सकने वाले जो है अंडों की संख्या। तो सबसे पहले यहाँ पे कुल अंडे कितने थे, तो यहाँ पे 500 अंडे थे एक टोकरी में, ठीक है। एक टोकरी में 500 अंडे थे और इसका जो है कितने भाग टूट गया, तो यहाँ पे 3/25 भाग जो है टूटा हुआ था। तो टूटा हुआ भाग निकालेंगे यहाँ पे, टूटा भाग जो यहाँ पे कुल कितना होगा, तो 500 का जो है 500 का 3/25 भाग यहाँ पे गुणा कर देंगे 3/25 से। तो 25 से कम 25, 25 दूना 50 और 25 शून्य शून्य, और यहाँ पे हो जाएगा 20 में 60। तो 60 अंडे जो है टूटे हुए निकले। कितने अंडे टूटे जो है अंडे कितने हैं यहाँ पे 60। उसके बाद जो है 500 का कह रहा है कि 500 का 1/100 है, यहाँ पे 500 का 1/5 भाग जो है मेहमान के लिए रखना है। किसके लिए, मेहमान के लिए, मेहमान। तो इसका जो है 500 का 1/5 भाग निकालेंगे, 500 गुणे 1/5। अब 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य। तो यहाँ पे इसका जो हो जाएगा 100 एकम 100 हो जाएगा। 100 अंडे यहाँ पे हो जाएंगे मेहमानों के लिए। कितने अंडे, 100 अंडे, ठीक है, यहाँ पे मेहमान के लिए, ठीक। उसके बाद जो है कितने अंडे बचे हैं, तो 500 में से जो है कितने अंडे घटाना है, तो 60 अंडे और प्लस जो है 100 अंडे, इतना घटा देना है। तो 500 में से जो है कितना घटाएंगे, 160 अंडे घटाएंगे तो यहाँ पे 340 अंडे यहाँ पे बच जाएंगे। 0 में 0 गया 0 और यहाँ पे 10, 10 में 6 गया तो 4 और यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 1 गया तो 3 बचा। तो 340 अंडे ऐसे हैं जिनको उपयोग किए जा सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी वाला हो जाएगा। जो है 45 का जो सही उत्तर होगा वो सी वाला होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है
यहाँ पे 46, प्रश्न संख्या 46 है कि एक दुकानदार ने जो है 200 रुपये की एक दीवार घड़ी खरीदी और उसे जो है 40 रुपये के लाभ पे बेच दिया। उस दीवार घड़ी का विक्रय मूल्य जो है क्या होगा? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यहाँ पे एक दुकानदार है वो 200 रुपये की दीवार घड़ी खरीदता है, तो क्रय मूल्य यानी खरीदा गया मूल्य कितना है? क्रय मूल्य दिया गया है 200 रुपये। कितने रुपए? 200 रुपये यहाँ पे दिया गया है। अब इसके बाद कह रहा है कि लाभ उसको कितना मिल रहा है, लेना है, तो लाभ जो है 40 रुपये लेना है। तो वो कितने में बेचेगा? तो विक्रय मूल्य यहाँ पे हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और प्लस लाभ, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 240 रुपये हो जाएगा। कितने रुपए? 240 रुपये विक्रय मूल्य। तो 240 किस में आ रहा है? सी वाले में आ रहा है। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक फल विक्रेता ने जो है 1500 रुपये के जो है सेब खरीदे, उन्हें जो है अपनी दुकान पर लाने के लिए 100 रुपये खर्च किए। उसने जो है यह सेब जो है कुल 2236 में बेचे, तो उसने जो है कितना लाभ अर्जित किया? तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कितने रुपए खरीद रहा है? 1500 रुपये का जो है खरीद रहा है। खरीदा गया मूल्य जो है, खरीदा गया मूल्य कितने का है? 1500 रुपये का। और अतिरिक्त खर्च कितना है? अतिरिक्त खर्च भी किया लाने में, तो अतिरिक्त खर्च जो है यहाँ पे 100 रुपये का किया था। तो कुल यहाँ पे खर्च, कुल खर्च यहाँ पे यानी कुल खर्च कितना किया था? कुल खर्च को ही हम क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहेंगे? क्रय मूल्य। तो कुल खर्च यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1500 और प्लस 100 रुपये यानी 1600 रुपये हो जाएगा। कितने रुपये हो जाएगा? 1600 रुपये। और बेचा यानी विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य यहाँ पे देखेंगे 2236 रुपये है। यहाँ पे अब लाभ पूछ रहा है, तो लाभ बराबर अगर हमको जो है क्रय और विक्रय मूल्य मालूम है, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य और माइनस जो है क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य हमारे पास है 2236 रुपये। इसमें से कितना? 1600 रुपये घटा देना है। तो यहाँ पे 6 में से 6 गया तो यहाँ पे 6 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। 3 में से 0 जाएगा तब भी 3 हो जाएगा। तीसरा अंक देखेंगे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ से हासिल लेंगे ये 12 में से 6 गया तो 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं, 636 रुपये हो जाएगा। कितने रुपये? 636 रुपये का लाभ लिया। तो 636 रुपये किस में आ रहा है? बी वाले में आ रहा है। तो बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे 47 नंबर का जो प्रश्न है इसका जो है बी वाला राइट आंसर यहाँ पे होगा, 636 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए व्यंजक में जो है लुप्त संख्या है, तो इसमें जो है लुप्त पद यहाँ पे बताना है कौन सा है, क्या होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है 5, 8 जो है 3, 9, 4 और माइनस जो है 8, 6 और माइनस 8, 6 बराबर यहाँ पे जो है कुछ नहीं दिया गया है, गुणे जो है 86 दिया गया है। तो अब यहाँ पे 86 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि ये जो है इसके बराबर हो जाए? तो सबसे पहले यहाँ पे कितना है इसको हमको हल करना है इस तरफ वाला। उसके बाद यहाँ पे हम मान लेते हैं यक्स। ठीक है, क्या मान लेना है हमको? यक्स। अब यहाँ पे देखेंगे 5, 8 जो है 3, 9, 4 और माइनस माइनस यहाँ पे जो है 86 और 86 को देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 6, 6, 12 हो जाएगा। और यहाँ पे 8, 8, 16 एक हासिल आया तो 17, 172 हो जाएगा बराबर यक्स गुणे जो है 86 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 86 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है देखेंगे 172 घटाएंगे तो यहाँ पे 4 में से 2 गया तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 9 में से 7 गया तो यहाँ पे 2 बचेगा। 3 में से 1 गया तो यहाँ पे 2 बच जाएगा और यहाँ पे 5, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 5 बराबर यहाँ पे यक्स गुणे जो है 86 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि यक्स को अकेला रख लेना है, यक्स को अकेला रखेंगे और यहाँ पे ये गुणे में है, इस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इसको इस तरफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बटे 86 हो जाएगा। जब हम इसको 86 से भाग करेंगे तो यहाँ पे जो है इसका मान 677 आ जाएगा। कितना आएगा? 677 आ जाएगा। जब इसको हम काटेंगे तो यहाँ पे आप भाग करके देख भी सकते हैं। तो इसमें 677 किस ऑप्शन में आ रहा है? ए वाले ऑप्शन में। तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है यहाँ पे 49 है कि एक रेलगाड़ी जो है दिल्ली से जयपुर के लिए प्रातः 10:45 पर चलती है तथा जयपुर जो है सायं 3:30 तक पर जो है पहुँच जाती है। तो यात्रा का समय जो है कितना यहाँ पे हुआ, इसको आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सुबह निकली, कितने? सुबह, यहाँ पे सुबह यानी प्रातः काल कितने बजे? 10:45 पे। तो ये 12 बजे तक जो है कितने घंटे हो गए? 12 बजे तक जो है यहाँ पे देखेंगे 12 बजे के बाद यानी दूसरी टाइम 3:30 तक पहुँची है। तो 12 बजे में से यहाँ पे इसको 10 को घटा देंगे तो यहाँ से ये एक यहाँ पे चला जाएगा तो 1 घंटे, तो यहाँ पे 11 जो है 11 मिनट यहाँ पे, सॉरी 11 घंटे और 60 मिनट पे होगा। तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 45, इसको आप घटाएंगे, यहाँ 0 में से 5 जाएगा नहीं, 10 यहाँ से लेंगे 10, 10 में से 5 गया तो 5 और यहाँ पे जो है 5, 5 में से 4 गया तो 1 और यहाँ पे जो है 11, 11 में से 10 चला जाएगा तो 1 ही बचेगा, यानी 1 में से 0 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं। 1 घंटे जो है 15 मिनट इस तरफ लगा 12 बजने में, ठीक है।
इतने। उसके बाद जो है यहाँ पे 3:30 पर पहुँच रही है, कितने, दूसरी टाइम जो है 3:30 तक जो है पहुँच जाती है। तो 3:30 यानी 3 घंटे और 30 मिनट ये लगा, 3 घंटे और 30 मिनट, और यहाँ पे प्लस जो है 1 घंटे जो है 15 मिनट ये, तो 3 घंटे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 घंटे हो जाएगा। 30 यहाँ पे मिनट लगे हैं तो ये 40 और 5 45, तो 4 घंटे और 45 मिनट यहाँ पे लगेंगे, कितने, 4 घंटे, ठीक है, और यहाँ पे 45 मिनट इसको लग जाएंगे। यहाँ पे आपको ऐसे निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे 4 घंटे 45 मिनट किस में आ रहा है, तो बी वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो 49 का जो है बी वाला जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है 50। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 50 है, और इसको जो है करने का ट्रिक क्या है, तो यहाँ पे अगर इस टाइप के प्रश्न कहीं पे भी आते हैं तो 9 9 9 और बटे यहाँ पे 1000, यानी नीचे अगर यहाँ पे 1 लिख के 0 0 के रूप में हो और इसको जो है दशमलव में बदलना हो, तो यहाँ पे इसके दशमलव यानी 0 को गिन लेना है, 1 2 3। तो यहाँ पे ऊपर वाली जो संख्या होती है पहले उसको लिख लीजिए और जितने 0 हो, ठीक है, इस तरफ से यहाँ पे 1 2 3 0 हैं, तो यहाँ पे इस तरफ से गिनेंगे 1 2 3, 3 अंक बाद जो है इसके 3 अंक पहले जो है दशमलव लगा देना है, उसके पहले जो है आपको 0 लगा लेना है दशमलव के पहले, अगर कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे देखेंगे कि जितने 0 रहेंगे उतने अंक पहले जो है आपको दशमलव लगा देना है। अगर यहाँ पे 1 लिख के और 0 0 के रूप में हो तो इसका जो है दशमलव रूप कितना हो जाएगा, 0.999, इसमें है सी ऑप्शन में है। तो 50 का जो है सी वाला इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है 51। प्रश्न संख्या 51 है, इसमें कह रहा है कि इसको भिन्न रूप में आपको बदलना है। तो यहाँ पे दिया गया है 0.238, तो इसको लिखने के बाद यहाँ पे बटे 1 लिख लेंगे, और यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो 1 2 3 अंक हैं। तो यहाँ पे 1 लिख के 3 0 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो ऊपर भी 1 लिख के 3 0 से यहाँ पे नीचे भी गुणा करना है। जितने अंक हों, दशमलव के बाद जितने अंक हों उतने 1 लिख के उतने 0 से गुणा करना है। अब इसके बाद यहाँ पे 238 हो जाएगा जब यहाँ पे 1000 से गुणा होगा, और बटे यहाँ पे 1000 से 1 में गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है 2 से कट जा रहा है, ऊपर नीचे यहाँ पे 2 से भाग दिया जा सकता है। तो 2 से इसको भाग देंगे तो 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, 1 बच जाएगा, इसमें 18 हो जाएगा, 2 9 18, और इसको भाग करेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 0 0 2 0 0, तो 119 बटे यहाँ पे 500 हो जाएगा। तो 119 बटे 500 इसमें कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे ए वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो जो है 51 नंबर का ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। याद रखना है कि जब सरलतम यानी भिन्न रूप में लिखना है तो सरलतम रूप में भी लिख देना है, नहीं तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसका जो है ये इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पे 52 है। अब इसमें कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है को जो है मीटर वर्ग में बदलने के लिए जो है क्या करना है, तो यहाँ पे कितना होगा ये। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पे मीटर स्क्वायर में है और सेंटीमीटर में है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो सबसे पहले 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को जो है मीटर स्क्वायर में जो है ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 मीटर बराबर कितना हो, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो यहाँ पे 100 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 1 लिख के 4 0 हो जाएंगे और सेंटीमीटर वर्ग हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 1 सेंटीमीटर वर्ग बराबर जो हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर वर्ग बराबर 1 बटे यहाँ पे 1 लिख के कितने 4 0 से भाग करना पड़ेगा, तो ये मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारे पास कितना है, तो हमारे पास यहाँ पे कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 100 ऊपर आएगा और बटे यहाँ पे 1 लिख के 4 0 यहाँ पे हो जाएंगे, 2 0 से 2 0 यहाँ पे कट जाएगा और ये मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, 1 बटे यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो 1 बटे 100 को हम क्या लिखते हैं, तो 1 बटे 100 को यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 0, यहाँ पे पहले 1 लिख लेना है। अगर इस टाइप का सवाल आए तो यहाँ पे देखेंगे 1 लिखे ऊपर जो है उसको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे 2 0 है, 2 0 है, तो यहाँ पे इसको हमको 2 अंक बनाना है। यहाँ पे इसके पहले जो है 0 0 आप लगा सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे 2 अंक पहले हमको दशमलव लगाना है, तो 1 अंक 2 अंक, 2 अंक पहले यहाँ पे हम दशमलव लगा दिए और ये मीटर वर्ग में हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो भिन्न रूप हो जाएगा 0.01 मीटर वर्ग। तो यहाँ पे कितना है, कहाँ किस ऑप्शन में है, तो बी वाले ऑप्शन में है। तो यहाँ पे देखेंगे 52 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पे 53 है। प्रश्न संख्या 53 में जो है कह रहा है कि 3/2 भागे यहाँ पे 3/2 और गुणे जो है 2 प्लस 3/2 बराबर है, किसके बराबर है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले सवाल को यहाँ पे आसानी से यहाँ पे लिख लेना है आपको, 3/2 भाग 3/2 गुणे 2 प्लस 3/2। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, भाग के स्थान पे यहाँ पे हम गुणे का चिन्ह करेंगे और इसके सामने वाली संख्या बदल जाएगी, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 2/3 हो जाएगा गुणे 2। अब यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, बाकी सभी ऐसे लिखे रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या बचा है 2, और 2 का गुणा जो है यहाँ पे 1 बचा है, ठीक है। तो 2 1 कम 2 हो जाएगा और प्लस 3/2।
अब यहाँ पे बटे 1 लिखा जा सकता है, तो इसका हर समान कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और प्लस 3 और बटे यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 4 3 यहाँ पे 7/2 हो जाएगा। 7 यहाँ पे 2 इसमें कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखेंगे 7/2 सी वाले ऑप्शन में है। तो यहाँ पे 53 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या जो है यहाँ पे 54। प्रश्न संख्या यहाँ पे 54 में कह रहा है कि 0.1 और गुणे जो है 0.1 और गुणे 0.1 इन तीनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 0.1 अंक बाद, फिर 1 अंक बाद, इसमें भी 1 अंक बाद, तो कुल तीनों को हम एक साथ जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 अंक बाद जो है, कितने अंक बाद दशमलव लगाना है, 3 अंक बाद, ये ध्यान देना है। अब इसके बाद हम यहाँ पे इन सभी का गुणा करते हैं तो 1 1 कम 1 1 कम 1 ही रहेगा, तो 1 1 कम 1, ठीक है, तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पे 1 तो आएगा, फिर इसके पहले हमको 0 0 चाहे जितना हम लगाना चाहें उतना लगा सकते हैं, ऐसे लगाते हुए चले जा सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 3 अंक बाद हमको दशमलव लगाना है, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक बाद जब हम दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 0.001। तो यहाँ पे 0.001 किस में आ रहा है, तो यहाँ पे 0.001 जो है बी वाले में आ रहा है। किस ऑप्शन में आ रहा है, बी वाले में। तो 54 का जो है 54 का बी जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 0.2, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है 0.2 और गुणे जो है यहाँ पे इनका गुणनफल ज्ञात करना है, 0.03 का गुणनफल। तो 0.2 गुणे 0.03, तो यहाँ पे 2 अंक और यहाँ पे 1 अंक, तो कुल कितने अंक, 3 अंक बाद जो है यहाँ पे दशमलव लगाना है इसमें भी। अब इसको आप चाहें तो यहाँ पे इस तरह गुणा करें 0.2 और गुणे जो है 0.03, इस तरह गुणा करेंगे तो 3 यहाँ पे 3 दूनी 6 और 3 शून्य 0, पहले दशमलव से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक स्थान छोड़ेंगे तो 0 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 स्थान छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको लिख लेंगे 6, फिर 0 0 0। अब यहाँ पे हम 3 अंक बाद, 3 अंक पहले जो है यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे, 1 2 3, 3 अंक पहले दशमलव लगाए तो कितना हो गया 0.006। तो 0.006 इसमें कहाँ पे आ रहा है, तो ए वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 55 नंबर का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है हमारे पास यहाँ पे 56 है। जो 56 में कह रहा है कि 64 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 64 लिखना है और 64 के सभी गुणनखंड लिखना है। तो पहला गुणनखंड क्या है, 1, और ये 2 से कटेगा, 2 से काट देंगे। 4 से कटेगा तो यहाँ पे 4 से भी कट जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये किससे कटेगा, तो यहाँ पे देखेंगे इसके बाद जो है ये 8 से कटेगा। 8 के बाद यहाँ पे जो है ये 16 से कट जाएगा, फिर 32 से कटेगा और फिर 64 से कटेगा। इसको पता लगाने का एक बहुत अच्छा तरीका भी है और इन सभी को जोड़ना भी है पहले। तो पहले ये तरीका देख लेते हैं। इसको जो है पहले हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा 127, जो है 64 यहाँ पे है, और यहाँ पे 16 और 32 और यहाँ पे 8 8 4 12, 8 4 12 हो जाएगा, 12 2 14, 1 15, 15 और 16 जो है यहाँ पे जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। 31 और 32 को यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो है ये 63 हो जाएगा। 63 में और 64 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 3 7 और 6 6 12, यानी 127 आ जाएगा। और इसको जो है अगर आपको करना है तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 2 की घात के रूप में, 2 की पावर जो है यहाँ पे इसको 2 की पावर 6 के रूप में लिखा जा सकता है। जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे 64 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे 2 से कटेगा, 2 4 6, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा, 2 4 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, तो ये देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घात 6। तो यहाँ पे 2 की घात 6 का मतलब 2 की घात पहले 0 गुणे 2 की घात जो है 1 गुणे 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 4 गुणे 2 की घात जो है 5 और गुणे 2 की घात 6। यहाँ तक जो है आपको लिखना है। तो 2 की घात 0 का मतलब 1 होता है, प्लस सॉरी यहाँ पे प्लस में ही लिखना है क्योंकि आपको जो है इसको जोड़ सकते, यहाँ पे जोड़ना था तो यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 2 की घात 1 का मतलब 2, फिर यहाँ पे 2 की घात 2 का मतलब 4, 2 की घात 3 का मतलब 8, 2 की घात 4 का मतलब यहाँ पे 16, 2 की घात 5 का मतलब यहाँ पे 32 और 2 की घात 6 का मतलब यहाँ पे 64। तो ये इस प्रकार जो है ज्ञात किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे 127, इसका आंसर किस में आ रहा है, 127 यहाँ पे जो है 56 वाले में सी वाले में आ रहा है। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 57 है। 57 में है कि 20 और 30 का जो है सबसे बड़ा जो है सार्व गुणनखंड। तो सार्व गुणनखंड कैसे याद किया जाता है, यानी कह रहा है कि 20 और 30, ठीक है, इसमें सबसे बड़ा गुणनखंड इसका कौन सा है जो दोनों को भाग दे सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे 25 से दोनों को भाग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता क्योंकि सबसे बड़ा यही है। तो यहाँ पे 25 से 20 कटेगा नहीं ना, 30 कटेगा। उसके बाद सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पे 10 है। तो 10 से देखेंगे, 10 से यहाँ पे 20 कट जाएगा, 10 दूना 20, 10 3 30। तो 10 जो है सबसे बड़ा गुणनखंड है। 10 इसमें जो है सार्व गुणनखंड है इसका। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन से ही चेक करेंगे, सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 57 का।
57 का सी राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे है 58 नंबर का प्रश्न। इसमें कह रहा है कि इसको जो है सरल करने पे क्या प्राप्त होगा। तो इसको जो है सरल करने के लिए इन सभी को जो है पहले यहाँ पे ये तीनों संख्याओं को जोड़ना है। तो यहाँ पे जो है इसको लिख लेना है 6.08 और 3, सॉरी यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे और दाहिनी तरफ वाला दाहिनी तरफ और बाईं तरफ वाला बाईं तरफ यहाँ पे अंक लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसको भी जोड़ना है। तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 2, एक अंक यहाँ पे खाली है। यहाँ पे इस तरफ वाला लिखा है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 6 है। इसी तरह यहाँ पे ये भी जोड़ना है, तो दशमलव नीचे दशमलव, इस तरफ 2 है तो 2 लिखेंगे इस अंक के नीचे। और यहाँ पे जो है इस तरफ क्या है 8 है, फिर 0 है, फिर यहाँ पे 6 है। और यहाँ पे जो है इन तीनों को ही जोड़ना है, आगे वाले को घटाना है। तो यहाँ पे इन तीनों को पहले जोड़ लेंगे, जहाँ पे कोई अंक नहीं है उसके स्थान पे आपको 0 0 कर देना है। और ऊपर भी इसी प्रकार इस तरफ भी जो है 0 0 कर देना है। और उसके बाद इन तीनों को जोड़ना था तो जोड़ लेंगे, 2 में से 0 अगर 2 में 0 0 जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा। 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 की 0 हासिल 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 2 10, 1 हासिल आया था तो 11, 11 की 1 हासिल 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब अगले वाले में जोड़ेंगे, दशमलव नीचे दशमलव लगाएंगे, 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 8 और 6 14 हो जाएगा, 1 हासिल हो जाएगा 15, 15 की 5 हासिल 1 हो जाएगा। 6 है, 6 में 1 हासिल आया तो 7 हो जाएगा, यहाँ पे कोई हासिल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 6 है तो 6 लिख देना है, यहाँ पे 675 हो जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ने के बाद यहाँ पे इसको जो है घटा देना है, दशमलव नीचे दशमलव लगाएंगे, इस तरफ यहाँ पे 6 है, फिर 0 है, फिर यहाँ पे 8 है, फिर आगे यहाँ पे 2 है। उसके बाद यहाँ पे जो है इस तरफ 0 है तो 0 लिख लेंगे। और यहाँ पे जो है 0, यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो 0 बढ़ा लेना है और इसके बाद घटाएंगे। 0 में से 2 जाएगा नहीं, इधर से हासिल लेंगे 10, 10 में से 2 गया तो 8, 1 है, 1 में से 8 जाएगा नहीं, इधर से हासिल लेंगे, यहाँ पे भी 0 है, इधर से हासिल लेंगे, ये 10 हो जाएगा, ये इसको हासिल देगा तो यहाँ पे ये 11 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। 11 में से 8 गया तो 3 बचेगा और यहाँ पे 9, 9 में 0 गया तो यहाँ पे 9 ही रहेगा, यहाँ पे 0 बचा है, इधर से हासिल लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया तो 4 और यहाँ पे दशमलव नीचे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 4 बचा हुआ है और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 6, तो 674, सॉरी यहाँ पे 674 दशमलव जो है 4 9, यहाँ पे 3 8 बच जाएगा। तो ये जो है इसमें कहाँ पे आ रहा है, तो 674 यहाँ पे 674.4938 यहाँ पे बी वाले में आ रहा है। तो 58 का जो है 58 का बी वाला बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखते हैं 59 नंबर का। 59 नंबर का प्रश्न है कि 1 और 11 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं ये बताना है। तो अभाज्य संख्याएं इसमें बताना है, तो एक यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर उसके बाद 11 स्वयं होती है। इनके मध्य पूछा है, तो इनके मध्य में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4, तो 4 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी अभाज्य संख्या हैं, 4, तो 4 इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बी इसका जो है राइट आंसर होगा। इनके मध्य पूछा है, यानी इनके बीच में पूछा है, याद रखना है 1 से 11 के बीच में, इसलिए यहाँ पे 2 3 5 और 7 ही लिए। और यहाँ पे जो है बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 59 का। अगला प्रश्न देखते हैं, और यहाँ पे जो है 999 गुणे 999 है। इसकी जो है मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ। 9 9 9 है और गुणे यहाँ पे 9 9 9 और यहाँ पे 9, यहाँ पे 4 बार है तो यहाँ पे 3 ही बार है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 1 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है, तो ये 4 अंक हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, ऊपर जो संख्याएं हैं यहाँ पे 1 अंक बढ़ा देना, यानी यहाँ पे जो संख्याएं हैं 9 9 9 और यहाँ पे 9 कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पे अंतिम वाले में जो है 1 अंक बढ़ा देना, यानी यहाँ पे 10 से 10 घटाना है, यहाँ पे 10 में से घटा, अब इनको जो है यहाँ पे 10 लिख देंगे, अंतिम वाले में 1 बढ़ा के लिखेंगे, बाकी सभी स्थानों में वही 9 9 लिखते हुए चले जाएंगे अगर 9 9 आता है तो। इसके बाद इसको हमको घटा देना है, घटाएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे, घटाने के बाद यहाँ पे 10 में से 9 गया तो यहाँ पे 1, 9 में से 9 गया तो 0, फिर यहाँ पे 9 में से 9 गया तो 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। उसके बाद यहाँ पे हमको क्या, यहाँ पे जो संख्या है इसमें हमको 1 घटाना है, क्या घटाना है हमेशा 1, ठीक है, 1 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, इसके आगे लिखेंगे, 9 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे 8 बच जाएगा। उसके बाद जो संख्या है 9 है, 9 है लिख लेना है, तो यहाँ पे 9 9 8 और यहाँ पे 9 0 0 1 हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे इसमें कहाँ पे आ रहा है, तो सी वाले में आ रहा है, तो यहाँ पे 60 का जो है सी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न मैं बाद में कराऊंगा, आपको ये ट्रिक भी बताऊंगा, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और जो है ये वाला मैं स्पेशल करवाऊंगा, इस टाइप के जो है गुणनफल ज्ञात करना। तो देखते हैं अगला भाग यहाँ पे भाषा परीक्षण का। तो यहाँ पे 20 प्रश्न हो गए हैं अंकगणित के। भाषा परीक्षण के प्रश्न देखते हैं। तो भाषा परीक्षण का यहाँ पे पहला अनुच्छेद है आपके सामने कि आज जो है विशाल पांडा केवल मध्य चीन के बांस के जंगलों में और थोड़ी संख्या में जो है तिब्बत में पाए जाते हैं। बांस के वनों में उन्हें जो है भोजन, शरण और सुरक्षा प्राप्त होती है। विशाल पांडा अपना अधिकांश समय जो है बांस के जंगलों में घूमने में और बांस की कोपलों को चबाने में व्यतीत करते हैं, क्योंकि वे केवल बांस की कोपलों को ही खाते हैं। वे भी अधिक मात्रा में, इसलिए उनके जो है भोजन सदा नहीं मिलते हैं। इसके लिए जो है पर्याप्त जो है कह रहा है कि बहुत अधिक शिकार किए जाने और उनके प्राकृतिक निवास स्थानों के जो है नष्ट होने से वह जो है
वह सुंदर पशु विलोपन का सामना कर रहे हैं। उन्हें केवल जो है चिड़ियाघरों में देखा जा सकता है, जहाँ विशाल पांडा की देखभाल सरल नहीं होता है। कैसा नहीं होता? सरल, क्योंकि उन्हें खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त करना वहाँ पे कठिन होता है। तो इसके प्रश्नों को देखते हैं कि किसी चिड़ियाघर में विशाल पांडा की देखभाल कठिन क्यों है? क्योंकि जो है चिड़ियाघर में भीड़ भाड़ वाली जगह है, ये गलत है। चिड़ियाघर में उनके बच्चों की देखभाल कठिन है, गलत। उनके लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त करना कठिन है, यहाँ पे है कि उनके लिए जो है पर्याप्त भोजन जो है यहाँ पे कठिन है। इसका लास्ट लाइन में ही है, तो यहाँ पे सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 61 का जो है सी वाला ऑप्शन होगा, पर्याप्त भोजन जो है नहीं प्राप्त किया जा सकता। अगला है विशाल पांडा का मुख्य भोजन क्या है? तो बाँस का पेड़, गलत। बाँस की कोपले होता है, क्या होता है? बाँस की कोपले, अभी हमने ऊपर पढ़ा। तो 62 नंबर का जो है बी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाँस की कोपले। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं कि यह जो है सुंदर पशु विलुप्त क्यों होता जा रहा है? तो यह सुंदर पशु जो है विलुप्त क्यों हो रहा है? इनमें से जो है अधिकांश को जो है मनोरंजन के लिए चिड़ियाघरों में रखा जाता है, अत्यधिक शिकार करने और उनके जो है प्राकृतिक निवास को उजाड़ देने के कारण। किसके कारण? अत्यधिक जो है शिकार किया जा रहा है इनका, जो है 63 नंबर का जो है यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा। अत्यधिक शिकार करने और उनके प्राकृतिक निवास उजाड़ देने के कारण जो है आज ये विलुप्त होते जा रहे हैं। चीन में पर्याप्त बांस की जंगलें नहीं हैं, गलत है। और ये जो है पैदा होते ही मर जाते हैं, ये भी गलत है। अगला प्रश्न यहाँ पे है 64 नंबर का, इससे कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है विशाल का विपरीतार्थक है? विपरीत कौन सा इसमें है? तो विशाल का मतलब विस्तृत होता है, लंबा होता है, बड़ा भी होता है, लेकिन लघु नहीं होता। विशाल का मतलब बड़ा, ठीक है, विस्तृत, लंबा, लेकिन इसका जो है विपरीत कौन सा है? लघु, यानी छोटा, ठीक है। लघु का मतलब छोटा है, तो सी इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 64 का सी। अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे है 65 नंबर का प्रश्न। चिड़ियाघर वह स्थान है जहाँ पे क्या रहते हैं? पंछी पिंजड़े में रखे जाते हैं, या बी पशु भोजन और विश्राम करते हैं, या बच्चे पशुओं का मनोरंजन करने जाते हैं, या पशु पंछियों को बाड़ों और पिंजड़ों में रखा जाता है। तो चिड़ियाघर जो है ऐसा स्थान है जहाँ पे जो है चिड़ियाघर में क्या करते हैं? यानी पशु पंछियों को बाड़ों और पिंजरों में रखते हैं। तो यहाँ पे डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे अनुच्छेद दूसरा देखते हैं। अनुच्छेद दूसरे में कह रहा है कि जो है यहाँ पे ध्यान देना है कि राष्ट्रीय संग्रहालय में जो है सबसे प्रसिद्ध जो है नर्तकी को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। दिल्ली में मोटे शीशे के पीछे जो है प्रदर्शित विश्व मोहनजोदड़ो की नृत्य करती हुई लड़की जो है कांस्य की जो है बनी दुर्लभ कलाकृति है। हमारी जो है स्कूली पाठ्य पुस्तकें, ठीक है, स्कूली पाठ्य पुस्तकें भी जो है हमारी 5000 वर्ष प्राचीन विरासत के बारे में बताती हैं। उसके बाएं जो है ऊपरी बाजू से जो है लेकर अंगुलियों तक सीप, हाथी दांत या जो है पतली धातु की बहुत सी चूड़ियाँ अलंकृत करती हैं। आधुनिक कला का जो है नमूना एक साथ जो है 3 पेंडेंट वाला जो है हार है, और उसके दाएं हाथ में जो है कोहनी के ऊपर तथा कलाई पर जो है कुछ चूड़ियाँ हैं। वह जो है निर्भीक मानवीय आत्मा का प्रदर्शन है, और यह हमें याद दिलाती है कि हमारी इंद्रियों पर किसी कलाकृति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न इससे रिलेटेड है कि नृत्य करती लड़की जो है को मोटे शीशे के पीछे बंद किया गया है, क्योंकि यह एक क्या है? दुर्लभ कलाकृति है। कैसी कलाकृति है? दुर्लभ है, या वह बहुत प्रसिद्ध नर्तकी है कि इसमें जो है मूल्यवान रत्नों से सजाया गया है, या वह निर्भीक है। तो नृत्य करती हुई लड़की को जो है यहाँ पे देखेंगे प्रसिद्ध नर्तकी अनदेखा नहीं किया जा सकता। दिल्ली के मोटे शीशे के पीछे प्रदर्शित विश्व मोहनजोदड़ो की नृत्य करती हुई कांस्य की बनी दुर्लभ कलाकृति है। कैसी है? दुर्लभ कलाकृति है। तो ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला यहाँ पे है पेंडेंट का भाग है। तो पेंडेंट जो शब्द यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे एक शब्द यहाँ पे आया पेंडेंट वाला हार है। क्या है? पेंडेंट वाला क्या है? हार है। पेंडेंट का भाग है क्या है? हार का भाग है। किसका भाग है? हार। बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कथन 1 और 2 पढ़िए और जो है दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। तो उसकी चूड़ियाँ जो है सीप या पतली धातु से बनी हैं, और उसने जो है हाथी दांत से बने हार पहना है। तो उसने क्या पहना है? उसने हाथी दांत से बने हार पहना है। तो इसके अनुसार जो है पहला वाला सही है या गलत है, ये आपको इन चारों में से यहाँ पे चुनना है, ABCD में से। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये चूड़ियाँ और सीप या पतली धातु की बनी है, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे उसने हाथी दांत से बना हार पहना है, ये गलत है। तो पहला वाला सत्य है, किंतु दूसरा वाला क्या है? असत्य है। इसका ए वाला ही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द जो है निर्भीक का पर्याय नहीं है? पर्याय का मतलब इसमें पर्यायवाची नहीं है, निर्भीक का पर्यायवाची नहीं है। तो पर्यायवाची नहीं है तो मतलब निर्भीक का मतलब डरपोक होता है, निर्भीक का मतलब निडर भी होता है, निर्भीक का मतलब क्या होता है?
निर्भीक का मतलब क्या होता है, डरपोक होता है? नहीं, गलत है। निर्भीक का मतलब यहाँ पे निडर, साहसी और बहादुर होता है। बी और यहाँ पे डी और यहाँ पे सी इसके जो है पर्यायवाची शब्द हैं। निर्भीक का जो है उल्टा यानी पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें, कौन? डरपोक। निर्भीक का मतलब जो है साहसी होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डरपोक। तो अगले यहाँ पे है ए वाला, इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगले 70 नंबर का प्रश्न है, कलाकृति शब्द का अर्थ है। कलाकृति का शब्द है कला के बारे में तथ्य या मनुष्य द्वारा बनाए गए कला के नमूने। तो इसका यहाँ पे कलाकृति का शब्द है, तो कलाकृति शब्द का जो अर्थ है कि मनुष्य द्वारा जो बनाए गए कला के नमूने हैं उन्हें हम कलाकृति कहते हैं। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे अगला यहाँ पे भाग देखते हैं, अनुच्छेद नंबर 3, सॉरी यहाँ पे अनुच्छेद 3 देखेंगे। अनुच्छेद 3 में है कि सोनम जो है दुकान पर प्रदर्शित नई साइकिल को गौर से देख रही थी। नई चमकीली लाल साइकिल को देखकर वह चकित थी। उसके पिता ने उसे देख लिया और कहा, आओ हमें चलना चाहिए। सोनम ने साइकिल को आखिरी बार देखा और अपने पिता के पीछे चलने लगी। वह जब सोने गई तब भी जो है चमकदार लाल साइकिल के बारे में ही सोच रही थी। अगले दिन स्कूल में वह अपने मित्रों से भी उसी के बारे में बातें कर रही थी। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि एक नई साइकिल गेट के पास खड़ी है। वह खुशी से चिल्लाई और माँ को बुलाया। उसके माता पिता जो है मुस्कुराते हुए बाहर निकले और उन्होंने कहा यह जो है उसके जन्मदिन का उपहार है, और उसे साइकिल दे दी। सोनम बहुत प्रसन्न हुई और खुशी से जो है माता पिता के गले लग गई। तो यहाँ पे इसका जो प्रश्न है कि सोनम अपने के साथ दुकान पर गई थी, तो अपने किसके साथ? पिताजी के साथ दुकान पे। यहाँ पे उसके पिता ने ही कहा था। तो सोनम यहाँ पे देख रही थी, तो उसके जो है पिता ने उससे देख लिया और कहा आओ हमें चलना चाहिए। तो किसके साथ गई थी? उसके पिता के साथ। यहाँ पे 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे सोनम दुकान पर चमकीली साइकिल देखकर उसकी ओर आकृष्ट हुई। कौन सी साइकिल किस प्रकार की थी? हरी थी, लाल थी? तो लाल साइकिल थी। किस प्रकार की साइकिल थी? लाल। यहाँ पे लाल साइकिल थी, याद रखना है, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे चमकदार लाल साइकिल है। उसके बाद यहाँ पे सोनम के माता पिता ने उसे जो है नई साइकिल क्यों दी? उसके जन्मदिन के उपहार के रूप में। किसके रूप में? उसके जन्मदिन के उपहार के रूप में, यहाँ पे देखेंगे जन्मदिन के उपहार में, और उसे जो है साइकिल दे दी। उसके बाद सोनम ने जो है अपनी प्रसन्नता कैसे व्यक्त की? तो अपने माता पिता को क्या किया था? गले लगा के। यहाँ पे अपने माता पिता को गले लगा लिया था, तो यहाँ पे गले लगा के ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 64 का। उसके बाद चकित थी का आशय क्या है? चकित थी का मतलब क्या है? यहाँ पे विस्मित थी, ठीक है। स्तब्ध थी या विस्मित थी या डरी हुई थी, गलत। सदमे में थी, गलत। याद थी, गलत। यहाँ पे बी वाला इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे यहाँ पे लास्ट अनुच्छेद देखते हैं कि फूल हमारे लिए अनेक रूपों में उपयोगी हैं। फूल अनेक रंगों और आकृतियों के होते हैं, वे सौंदर्य के प्रतीक हैं। फूलों का उपयोग धार्मिक पूजा में होता है। प्यार और सराहना का जो है प्रदर्शन करने के लिए फूलों के गुलदस्ते दिए जाते हैं। फूलों के हार बनाए जाते हैं और देवताओं को सजाने के लिए तथा जो है महान लोगों के सम्मान के लिए जो है उनका उपयोग किया जाता है। अपने रहने के वातावरण में जो है सुंदरता बढ़ाने के लिए फूलों को फूलदानों में सजाया जाता है। फूलों का जो है व्यवहारिक उपयोग भी है। इनका उपयोग इत्र, चाय और सौंदर्य प्रसाधन के उत्पाद बनाने में किया जाता है। कुछ फूलों का उपयोग जो है दवाइयों के रूप में होता है। कितने फूलों का? कुछ फूलों का। संक्षेप में फूल महत्वपूर्ण है क्योंकि शरीर और मन पर उनका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न देखते हैं, फूल हमारे लिए अनेक रूपों में हैं, क्या हैं? उपयोगी होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा क्या होते हैं? उपयोगी। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं उपयोगी है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे उपयोगी हैं, तो इसलिए यहाँ पे फूल मिलते हैं। फूल कहाँ पे मिलते हैं? अनेक आकृतियों में, अनेक रंगों में, अनेक रंगों और आकृतियों में मिलते हैं। तो फूल कहाँ कैसे मिलते हैं? अनेक रंगों और आकृतियों में मिलते हैं। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फूलों के व्यवहारिक उपयोग क्या हैं? चाय, इत्र और सौंदर्य के प्रसाधन बनाने में फूलों का व्यवहारिक उपयोग है ये, ठीक है। ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे जो है फूलों का उपयोग दवाइयाँ बनाने में होता है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? कुछ भरा जाएगा, सब की रंगीन की छोटे। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ फूलों यानी कुछ फूलों का उपयोग दवाइयाँ बनाने में किया जा रहा था, तो बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रभाव शब्द का अर्थ है, इसमें प्रभाव का अर्थ क्या है? प्रभाव का मतलब असर होना, ठीक है। प्रभाव एक प्रकार से असर, तो बल या कार्य करना या चोट पहुँचाना, ये सभी गलत है। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आपको ये मॉडल पेपर देखने में अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और मॉडल पेपर यानी न्यू ईवीएस वाले मॉडल पेपर देखना है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मॉडल पेपर देखने के लिए। और ये आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही मॉडल पेपर यानी ऐसा ही पेपर आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।